की खोज न्यूक्लिक अम्ल की खोज सर्वप्रथम सन 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिसर ने की थी। ये अम्लीय प्रकृति के होने के कारण इन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। अनेक न्यूक्लियोटाइड मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ठीक, एक लाइन छोड़ लिखना। न्यूक्लिक अम्ल मानव शरीर के अंदर आनुवांशिकता का वाहक होते हैं। ठीक है, देखो न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज तब किसने किया जी? 1869 ईस्वी में किसने किया था? फ्रेडरिक मिसर ने किया था। ये अम्लीय प्रकृति के होने का इनको हम लोग कहते क्या है? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। और खुद जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है, वह न्यूक्लियोसाइड से बना होता है। किससे बना होता है? न्यूक्लियोसाइड से बना होता है। अनेक न्यूक्लियोटाइड मिल करके क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि न्यूक्लिक अम्ल का काम क्या होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल मानव शरीर के अंदर आनुवंशिकता क्या होते हैं? वाहक होते हैं। यानी माता पिता से उनके लक्षणों को उनके संतानों में ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। कौन करते हैं? न्यूक्लिक अम्ल है। एक होता है डीएनए, क्या होता है? एक होता है आरएनए। ठीक, तो डीएनए और आरएनए। देखो डीएनए पीछे देखोगे एनए लगा है, न्यूक्लिक एसिड। आरएनए पीछे क्या लगा हुआ है? एनए, न्यूक्लिक एसिड।
तो चाहे वह डीएनए हो चाहे वह आरएनए हो, दोनों में क्या लगे हुए? न्यूक्लिक एसिड। यानी डीएनए व आरएनए दोनों ही क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अब बात की जाए, हमने बोला जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वह न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल किससे बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और जो न्यूक्लियोटाइड होता है वह न्यूक्लियोसाइड से बना होता है। किससे बना होता है? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड से बना होता है। अब न्यूक्लियोसाइड में आते क्या क्या है? शर्करा आ जाएगा, नाइट्रोजनी क्षार आ जाएगा, और क्या आएगा? फास्फेट समूह आएगा। ध्यान से सुनना चाहिए। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड होता है वह 3 प्रकार के अणुओं से बना होता है। पहला क्या है? शर्करा, दूसरा क्या है? नाइट्रोजनी क्षार, और तीसरा क्या है? फास्फेट समूह। अगर हम बात करें शर्करा, क्या बोलते हैं जी? शर्करा। तो शर्करा में जो शर्करा होती है पेंटोस शर्करा, यानी 5 कार्बन वाली शर्करा। 5 कार्बन वाली शर्करा हम लोग कहते क्या है? पेंटोस शर्करा। चाहे वह आरएनए हो चाहे वह डीएनए हो, दोनों में कितने कार्बन वाली शर्करा पाई जाती है? दोनों में ही 5 कार्बन वाली शर्करा पाई जाती है। चाहे डीएनए और आरएनए का दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही होता है, आगे हम लोग समझेंगे ध्यान से। ठीक, तो जो शर्करा होती है वो होती है पेंटोस शर्करा, इसमें क्या होता है? 5 कार्बन पाए जाते हैं। अब पेंटोस शर्करा भी होती है 2 प्रकार की। एक क्या होती है? राइबोज शर्करा, दूसरी क्या होती है? डीआइबोज शर्करा जी, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। पहली क्या होती है? पहली होती है राइबोज शर्करा, दूसरी क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। फिर से न्यूक्लियोटाइड कितने लोग से मिलकर होता है? कितने अणुओं से? न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। पहला क्या है? शर्करा, दूसरा क्या है? नाइट्रोजनी क्षार, तीसरा क्या है? फास्फेट समूह। अगर बात करें शर्करा, तो शर्करा क्या होती है? पेंटोस शर्करा, यानी 5 कार्बन के अणुओं से मिलकर के बनी होती है। 5 कार्बन के परमाणु से मिलकर के बनी होती है। अब पेंटोस शर्करा होती है 2 प्रकार की। पहली क्या होती है? राइबोज शर्करा, दूसरी क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। अगर हम बात करें नाइट्रोजनी क्षार, तो नाइट्रोजनी क्षार भी होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है प्यूरिन, दूसरा क्या होता है? प्रीमिडीन। नाइट्रोजनी क्षार क्या होते हैं जी? नाइट्रोजनी क्षार होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है प्यूरिन, दूसरा क्या होता है? प्रीमिडीन। तो प्यूरिन में होते हैं 2 नाइट्रोजनी क्षार, 2 तत्व होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार अलग है और एलिमेंट अलग है। तो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं 2 प्रकार के, प्यूरिन और प्रीमिडीन। अब प्यूरिन के अंदर 2 तत्व होते हैं, एक होता है एडेनिन, दूसरा क्या होता है? ग्वानिन। और प्रीमिडीन के अंदर 3 एलिमेंट होते हैं। पहला क्या होता है? साइटोसिन, थाइमिन, और क्या होता है? यूरासिल। अगर हम बात करें डीएनए में, तो डीएनए में 4 प्रकार क्या पाते हैं? नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। जो डीएनए आरएनए से अलग होता है, डीएनए में पाया जाता है थाइमिन, और आरएनए में क्या पाया जाएगा? यूरासिल पाया जाएगा। बस यही थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक, तो अगर हम बात करें आरएनए में, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन क्या पाया जाएगा? वहां पर यूरासिल पाया जाएगा। तो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं 2 प्रकार के, प्यूरिन और क्या जी? प्रीमिडीन। तो प्यूरिन के 2 तत्व होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। प्रीमिडीन के 3 एलिमेंट होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। अगर हम बात करें फास्फेट समूह, इसमें क्या लगा होता है? आर्थोफास्फोरिक अम्ल, H3PO4, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल होता है। इतना बात समझ में आया? अगर हम बात करें न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था, तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले किसने किया था? फ्रेडरिक मिसर ने। किसने किया जी? फ्रेडरिक मिसर ने। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज, या हम कहें डीएनए की खोज किसने किया था? तो डीएनए की खोज भी किसने किया था? फ्रेडरिक मिसर ने किया था। कब किए थे? 1869 में। फिर वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स क्या दिया? मॉडल दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने। इसलिए वाटसन एवं क्रिक ने क्या दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, द्विकुंडलित संरचना दिया था ना जी। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित क्या दिया था? स्ट्रक्चर दिया। और कब दिए थे? 1953 में। इनको 1962 में क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था वाटसन एवं क्रिक को। कब पूछा गया था? सुना, वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार सम्मानित कब किया गया था? 1962 में।
बात समझ में आई? तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया? फ्रेडरिक मिसर ने। मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने। कब दिया? 1953 में। और नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1962 में। इतना बात समझ में आया? हाँ। अब देखो इधर थोड़ा समझो, हम बात कर रहे हैं, हमारा मेन मकसद होगा डीएनए पढ़ना। डीएनए डीएनए के बारे में बात करें हम लोग पूरा आगे, खाली आगे बैठ जाओ फटाक से, ठीक। अगर हम बात करें डीएनए, तो डीएनए क्या होते हैं? अनुवांशिकी पदार्थ होते हैं। क्या जी? अनुवांशिकी पदार्थ होते हैं जो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक करते हैं, ले जाने का कार्य करते हैं। अगर हम बात करें, तुम लोग जानते हो अनुवांशिकता खोज किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो अनुवांशिकता हम लोग किसे कहते हैं? ठीक, ऐसे गुणिया लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? ट्रांसफर होते, स्थानांतरित होते, उसको हम लोग कहते क्या है? ठीक, अनुवांशिकी। इस गुण हम लोग कहते क्या है? अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता खोज किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अब थोड़ा समझो, किसी भी व्यक्ति का, चाहे वह मां हो चाहे वह बाप हो, उनके जो गुण या लक्षण है, अब गुण या लक्षण में सब कुछ आ जाएंगे। गोरापन, कालापन, उनकी आवाज, आंखें काली आंखें भूरी, बहुत सारे क्या जाएंगे? लक्षण आ जाएंगे। तो ये सब जो लक्षण, बोलो मत, ये सब जो लक्षण माता पिता से उनकी संतानों में क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? उसी को हम लोग कहते क्या? अनुवांशिकता। तो प्रश्न उठता है कि माता पिता से गुण या लक्षण उनकी संतानों में ट्रांसफर कैसे होते हैं? थोड़ा हम बायो वाला पॉइंट चलते थे। देखो एक, देखो ना, तो मनुष्य में तुम लोग जानते होंगे, मनुष्य में पाए जाते हैं 46 क्रोमोसोम या 23 जोड़ी। क्या जी? 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। 46 क्रोमोसोम यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र। अब इस 23 जोड़ी गुणसूत्र में 22 जोड़ी गुणसूत्र, जान जाओगे भी, देखो यार, 22 जोड़ी गुणसूत्र हम बात करें, 22 जोड़ी, ठीक, और एक जोड़ी, 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? इधर मैं लिख रहा हूं, ऑटोसोम्स। और एक जोड़ी गुणसूत्र क्या होता है? अलग होता है, उसको हम लोग कहते हैं आलोसोम्स। आलोसोम्स, इसको हम लोग कहते हैं समजात गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र, सुनते रहो, बहुत कुछ सीखोगे। समजात गुणसूत्र। दूसरा क्या होता है? विषमजात गुणसूत्र। विषमजात गुण सूत्र, चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो, हमारे शरीर के 99% भाग क्या होते हैं? आर्गन समान होते हैं। जो लड़की का हृदय हर्ट है वही क्या लड़के में है। किडनी भी क्या होती है? सेम होती है। फेफड़ा भी क्या होता है? सेम होता है। 99% आर्गन, ठीक, मेल और फीमेल में क्या होते हैं? सेम होते हैं। उसी को हम लोग कहते क्या है? ऑटोसोम। क्या बोलते हैं जी? ऑटोसोम। 1% यानी 1% जो होता है वही होता है आलोसोम, विषमजात गुणसूत्र होता है, जिसके कारण से, ध्यान रखना, समजात गुणसूत्र को, ऑटोसोम को हम लोग कहते हैं शारीरिक गुणसूत्र। जो ऑटोसोम होता है यही हमारे क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है। इसको लिंग निर्धारण गुणसूत्र ये होता है, ठीक। एक है जी लिंग निर्धारण गुणसूत्र, सेल्फ डिटरमाइनिंग गुणसूत्र। हमने क्या बोला? 99% क्रोमोसोम क्या है? सेम है। 1% क्रोमोसोम क्या है? अलग है। अब बता, जो इसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र है, चाहे वह माता हो चाहे वह क्या हो? पिता हो, माता और पिता में दोनों में कितने गुणसूत्र क्या होंगे? समान होंगे। कितने जी? 22। चाहे वह मेल हो चाहे क्या हो? फीमेल हो, पुरुष हो चाहे क्या हो?
महिला हो, यानी 22 22 रहेंगे समान, 22 क्या रहेंगे समान, 22 इसमें क्या रहेंगे समान रहेंगे, ठीक। लेकिन एक जोड़ी क्रोमोसोम में हमारे पुरुष की, और यहां क्या हो गया महिला, ठीक। तो पुरुष में कौन गुणसूत्र होता है, पुरुष में होता है एक्स वाई, महिला में एक्स एक्स, महिला में एक्स एक्स। अब मान लो फर्टिलाइजर 11 जोड़ी आया माता जी से, ये तो बन कितना, ये तो बन गए 22 जोड़ी, कितने बन गए 22 जोड़ी, यानी 44 गुणसूत्र, कितने जी, फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है कितने गुणसूत्र आए, 11 जोड़ी गुणसूत्र आए, पुरुष से 11 जोड़ी कहां से आए, महिला से। अब यहां देखो होता क्या है, अगर यहां पर एक्स एक्स क्रोमोसोम हुई लड़की पैदा, ठीक, यहां से क्या आया वाई क्रोमोसोम, यहां से क्या आया एक्स क्रोमोसोम, क्या पैदा हुआ लड़का। तो हमने बोला 1% क्या है अलग है और 99% क्या है सेम है। यहां पर ऐसे होता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया, यानी गुणसूत्र। अब होता क्या है देखो जरा, अगर हमारे गुणसूत्र में जो 23 जोड़ी क्रोमोसोम हैं, वो 23 जोड़ी क्रोमोसोम एक धागे नुमा संरचना से क्या होते हैं जुड़े होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं ध्यान से, ऐसे, ये थोड़ा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ऐसे ऐसे। तो एक जोड़ी में ये अलग क्रोमोसोम है, ये क्या है एक अलग क्रोमोसोम है, ये क्या है मतलब एक जोड़ी में कई क्रोमोसोम, एक जोड़ी में 2 क्रोमोसोम, एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र। अब गुणसूत्र जो है सोचो ऐसी कितनी जोड़ी होंगे, ऐसे होंगे 23 जोड़ी। सोचो तो सुनो पहले, देखो कितना लॉजिक चीज है ये चीज। ऐसे होंगे 23 जोड़ी क्रोमोसोम, कितने होंगे जी 23 जोड़ी, ऐसे होंगे 23 जोड़ी, ठीक। अब 23 जोड़ी गुणसूत्र का काम भी मानव शरीर में अलग अलग होता है। जो 22 जोड़ी गुणसूत्र है, 22 जोड़ी गुणसूत्र, एक गुणसूत्र बनाएगा कान का स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा बनाएगा नाक का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, तीसरा बनाएगा आंख का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, तीसरा बनाएगा फेफड़ा कैसे होना चाहिए, ठीक, किडनी कैसे होना चाहिए, हार्ट कैसे होना चाहिए, ठीक। हर गुणसूत्र का, हर क्या जी, हर गुणसूत्र का अपना अलग अलग क्या होता है काम होता है। वो डिटरमाइन करता है कि कौन सा क्रोमोसोम कौन कौन सा गुणसूत्र किस किस शारीरिक पार्ट में क्या करने वाले हैं भाग लेने वाले हैं। यानी हम बात करें 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम है, वह हमारे शरीर के स्ट्रक्चर के निर्माण क्या करते हैं सहायता करते हैं। कोई आंख बनाने में सहायक हो रहा है, कोई कान बनाने में, कोई नाक बनाने में, कोई जीभ बनाने में, ठीक। तो हर गुणसूत्र क्या होता है अलग अलग काम होता है। लेकिन जो 23वीं गुणता क्या है वही लिंग का निर्धारण करता है। अगर पिताजी से एक्स माताजी से भी एक्स तो क्या पैदा हुई लड़की, पिताजी से वाई माताजी से एक्स तो क्या पैदा हुई, पैदा हुआ लड़का। यहां बात समझ में आया। अब देखो यहां ध्यान से, अगर मानव में गुणसूत्रों की संख्या मान लो बढ़ गई तो जब 47 हो गए, एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो गई, तो हमारे शरीर में जो हमारे शरीर के अन्य पार्टों से अलग अलग भागों से अलग अलग उभार निकाल आएंगे। मतलब वो कहते नहीं कि उस शरीर में होता कि एक समान व्यक्ति के हाथ में कितनी उंगली होती हैं 5, 6 उंगली हो जाएगा, 6 अंगुर हो जाएगा, कितना अंगुर हो जाएगा 6 अंगुर। तो 6 अंगुर में होता क्या है एक क्रोमोसोम क्या हो गया बढ़ गया, ठीक। अगर क्रोमोसोम कम हो गया, मान लो 46 होने चाहिए, आगे कितने हुए 45 हुए, तो क्या हो जाएगा हमारे शरीर में जो शरीर की स्ट्रक्चर होगी उसमें क्या हो जाएगा, उसमें अंगों में क्या जाएगी कमी आ जाएगी। जात और क्या जी विषम जात, बोलो मत। चलो समजात में 11 क्या होंगे, पुरुष में मान लो जो बच्चा पैदा होने वाला, ठीक, पुरुष क्या है महिला, 11 क्रोमोसोम विषम जात में कितने रहेंगे ये तो जान ही रहे हो, एक्स 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 वाई। लड़की यहां पर 11,
यहां से कितने आए? 11 11। ये तो 2 चल रहा है, ये 2 चल रहा है, 2 यहां पर, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 2 46। मान लो लड़की पैदा हो रही है तो 22 22 दूनी 44 यहां हो गया, 44 तो कितना हो गया? 46। कि प्रॉब्लम क्या होता है, मान लो ये जो 44 क्रोमोसोम हो रहा है यहां पर, किसमें वाले में? समजात वाले में, ऑटोसोम में। 44 जो गुणसूत्र बन रहा है, अगर इस 44 गुणसूत्र में एक गुणसूत्र मान लो बाई चांस बढ़ जाए, एक गुणसूत्र बढ़ने मतलब यह है कि पहले थे 44 क्रोमोसोम, अब जो अंक का निर्माण कर रहा है, जो अंक का निर्माण कर रहा है उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा, कितना मान लो हो गया? एक की वृद्धि कितना हो जाएगी? 45 हो जाए। इस कंडीशन में अब क्रोमोसोम कितना हो गए? 2 यहां थे, 45 यहां पर, 45 2 होने चाहिए 46, हो कितने गए? 47। और जो हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या वृद्धि होती है हम लोग कहते हैं हमारे शरीर में अंग में क्या हो गई है? अंगों में भी क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। तो इसे हम लोग कहते हैं 6 अंगुर पैदा हो गया, 6 अंगुर। ठीक, हाँ ठीक। तो अंग में वृद्धि, बोलो मत, अंग में वृद्धि बता रहे थे। ये तो पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या है? मान लो ये समजात चल रहा है और यहां पर क्या है जी? विषम जात। विषम जात, विषम जात में जान ही रहे हो, यक्स एक्स यक्स वाई। यहां पर क्या जी? मेल और फीमेल। अब यहां पर मान लो आए 11 जोड़ी, 11 जोड़ी आने चाहिए, यहां से भी 11 जोड़ी होने चाहिए। कितने कितने क्रोमोसोम होने चाहिए? 44 क्रोमोसोम। किससे वाले से? 44 क्रोमोसोम, 44 गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र होने चाहिए, 44 गुणसूत्र समजात वाले में, ऑटोसोम में। लेकिन बाई चांस जो कायिक गुणसूत्र था, जो शरीर का निर्माण कर रहा था, शरीर के अन्य भागों का निर्माण कर रहा था, आने चाहिए 44, लेकिन 5 अलग आगे ठुक्कम, मतलब कितने आ गए? 43। 43 गुणसूत्र आ गया। तो कितने गुणसूत्र हो गए टोटल भैया? यहां हुए थे कितना टोटल हो गए थे? यहां हुए 47, यहां कितने हो गए? 43 2 43 2 होने कितने चाहिए? होने चाहिए 46। एक गुणसूत्र की कमी हो गई। इस कंडीशन में हमारे शरीर में अंग कहीं क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। मतलब हमारे शारीरिक बनावट में कहीं ना कहीं क्या डिफॉल्ट हो जाएगा। क्या जाएगा? डिफॉल्ट, अंग में कमी हो जाएगी, अंग में कमी। ठीक। अगला कंडीशन क्या है? देखो तीसरा वाला, तीसरा वाला क्या है? समजात। और ये क्या है? ये है विषम जात। विषम जात। तो विषम जात में क्या होंगे? विषम जात में एक्स एक्स है तो क्या होंगे? एक्स वाई। ठीक। इधर क्या चल रहा है? मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। यहां से भी आया 11 जोड़ी, यहां से भी 11 जोड़ी, यहां से भी 11 जोड़ी, 11 जोड़ी। 11 के कितने होंगे? 22 जोड़ी, 22 दूनी 44 गुणसूत्र हो गए। ये तो सही है, लेकिन अब गड़बड़ा गया। अभी गड़बड़ किसमें हो रहा था? अभी गड़बड़ हो रहा था किसमें? ऑटोसोम में। अब गड़बड़ किसमें हो जाए? अब गड़बड़ हो जाएगा अगर आलोसोम में, तो आदमी भी गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? देखो ध्यान से। मतलब अगर मान लो इस क्रोमोसोम से आया एक्स, इस क्रोमोसोम दुनाव चला आया। अब जो इंसान पैदा होगा, ठीक, ये चीज होता है। अब बात समझ में ना? मतलब इससे आए एक्स क्रोमोसोम, इससे क्या गया? दोनों आ गए एक्स वाई। इसी का हम लोग कहते हैं किन्नर पैदा हो गया। हाँ, बात समझ में ना? एक कंडीशन होता है। तो कितने हुए यहाँ पर? 44, यहाँ पर 44 3 47। कितने चेंज हुआ? आलोसोम वाले में। ये है क्रोमोसोम। ठीक।
ये क्या है जी? ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जी। अब क्रोमोसोम को खींचा गया, तो क्रोमोसोम को खींचा गया तो ऐसे स्ट्रक्चर बना, ऐसे घुमा होता है, फैला हुआ, ठीक, तंतुमय स्ट्रक्चर बना ऐसे, ठीक। क्रोमोसोम को और खींचा गया, क्या बन गया? छोटा सा स्ट्रक्चर बना। बोलो फांद रहो। तो इस ये क्या है? ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम को एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? वार्डेयर। क्या नाम है जी? वार्डेयर। इसमें लिखा गया होगा, ठीक ठीक। तो गुणसूत्र को, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वार्डेयर ने। अगर हम बात करें वार्डेयर, तो वार्डेयर ने, वार्डेयर, तो वार्डेयर ने सबसे पहले क्रोमोसोम क्या नाम दिया? गुणसूत्र नाम दिया, ठीक। अब एक साइंटिस्ट थे जोहानसन। कौन थे? जोहानसन। क्रोमोसोमों के एक भाग को, एक जोड़ी क्रोमोसोम में कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट। एक पार्ट है, एक पार्ट क्या है? ये है। अब दूसरे पार्ट को उन्होंने क्या किया? एक साइंटिस्ट थे जोहानसन। कौन थे? जोहानसन। उन्होंने जब दूसरे वाले पार्ट को खींचा ताना, तो उन्होंने इसको नाम दे दी, क्या है? यही है डीएनए। ये क्या है? डीएनए। और डीएनए खोज किसने किया था? बताया अभी ना, फ्रेडरिक मिसर ने। फ्रेडरिक मिसर ने। और मॉडल किसने दिया जी? मॉडल दिया वाटसन एवं क्रिक ने। अब एक साइंटिस्ट और बड़ा इसमें खींचतानी चल रहा है। एक साइंटिस्ट और थे, उन्होंने डीएनए को खींच दिया तो एक छोटी सी सूचना मिली, उसका नाम क्या दिया गया? जीन। क्या नाम दिया गया? ये है जीन। और जीन की खोज किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और जीन को ही आगे चल के ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा था यही कारक है। यही क्या है? किसी भी जीव का, किसी भी मानव का क्या होता है? कारक। यानी हमारे सेल्स की सबसे छोटी इकाई होती, क्या होती है? जीन होती है। इसी जीन को ग्रेगर जॉन मेंडल, मतलब इस चीज को ग्रेगर जॉन क्या बोला? जीन बोलना। ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस जीन को क्या बोला था? कारक, फैक्टर बोला था। क्या बोला था? फैक्टर। यानी हम कह सकते हैं जो क्रोमोसोम होता है वह किससे बना होता है? चाहे कहो तो डीएनए से, चाहे क्या बना होता है? जीन से। बताओ, तो डीएनए चाहे कहो, चाहे जीन कहो, चाहे क्या कहो, क्रोमोसोम कहो, तीनों क्या होते हैं? आनुवंशिकता के वाहक होते हैं। चाहे वह जीन हो, चाहे वह डीएनए हो, चाहे क्या हो जी? क्रोमोसोम हो, तीनों क्या होते हैं? आनुवंशिकता के वाहक होते हैं। इतना बात समझ में आया ना? आप थोड़ा समझो ध्यान से। आधुनिक अनुवांशिकी की जनक किसको कहते हैं? बेडसन को। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बेडसन ने किया था। आनुवंशिकता खोज किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता हम लोग कहते क्या है? पिता कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। आगे, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जोहानसन। किसने जी? जोहानसन ने। बात समझ में ना? तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्रयोग किए जोहानसन ने। जोहानसन ने, ठीक। अब खोज किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। प्रायोगिक अनुवांशिकी जनक किसे कहता है? डी मॉर्गन को। यह बहुत पूछा गया है। प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। तो हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम पहले प्रयोगशाला में डीएनए क्या किया था? बनाने का काम किया था, संश्लेषण किए थे। आगे, कृत्रिम जीन खोज किसने किया था? वाल्थर किसने दी? फ्लेमिंग ने। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वार्डेयर ने 1888 में। बात समझ में आई? उतारो उसको, वो भी उतार लो सब।